इस दिल में अरमान बहुत हैं, एक है घर मेहमान बहुत हैं। इस दिल में अरमान बहुत हैं, एक है घर मेहमान बहुत हैं। मीठी बोली बोल के देखो, लुटने को इंसान बहुत हैं। बाहर जाना है तो सोचो, रास्ते क्यों सुनसान बहुत हैं। बाहर है ज़ोरों की आंधी, अंदर भी तूफान बहुत हैं। मीठी बोली बोल के देखो, लुटने को इंसान बहुत हैं। अस्सलामु अलैकुम तुलबा और व्यूअर्स, आप सबको एक मरतबा फिर मीठी बायोकेमिस्ट्री के अंदर खुश आमदीद। आपको पता है कि हम लास्ट टाइम इसी बायोकेमिस्ट्री के अंदर मीठे मीठे कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस कर रहे थे। आज एक मरतबा फिर मीठे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कुछ टॉपिक्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उन टॉपिक्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से ऑप्टिकल एक्टिविटी, म्यूटा रोटेशन और टाटोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के हवाले से। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस करने से पहले हम पहले आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का ताल्लुक कायरलिटी के साथ है और कायरलिटी का ताल्लुक कायरल के साथ है। कायरल हम आमतौर पर ऐसे मलिक्यूल को कहते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपने ही मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। जैसे कि हमारे दो हाथ हैं, हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन दोनों हाथ नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। तो इसी वजह से हमारे हाथ क्या हुए, ये कायरल हुए। अब हमारे हाथ अगर कायरल हैं, इसमें इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी कहा जाएगा। और जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली भी होती है। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी कायरल मॉलिक्यूल हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकते हैं। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहाँ पे इस्तेमाल होती है, किस इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करवाया जाता है? इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें उस कंपाउंड का सोल्यूशन बना के पोलैरीमीटर में रखना पड़ता है। और पोलैरीमीटर हमें उसकी कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी की वैल्यू बताता है। अगर पोलैरीमीटर में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने के बाद कोई वैल्यूज़ आ जाएं तो हम कह देते हैं ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर उसके अंदर रोटेशन ना हो रही हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तो हम कहते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स है। तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे उन्हें ए कायरल कहा जाएगा। ठीक है जी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो बेसिक कंडीशंस हैं वो क्या हैं कि कंपाउंड्स के अंदर कायरलिटी होनी चाहिए। अब कायरलिटी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि ऐसा कार्बन मौजूद हो जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों, तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कह देते हैं। जैसे ये कार्बन है, इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मिथाइल है और हाइड्रोजन। इस कार्बन पे 4 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे ये कार्बन कायरल है। ये कायरल है तो इस मालिक्यूल के अंदर कायरलिटी है। अगर इस मालिक्यूल के अंदर कायरलिटी है तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाने की सलाहियत रखता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और भी एग्जांपल हैं। पहले एग्जांपल लैक्टिक एसिड, 2 ब्यूटानॉल, ग्लिसरल्डिहाइड, 2 ब्रोमोब्यूटानॉल्स। तो जितने भी ग्लूकोज हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जितने हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादातर मोनोसक्राइड्स या डाइसक्राइड्स के हवाले से हमने ज़्यादातर पिछले लेक्चर में मोनोसक्राइड्स को ज़्यादा फोकस किया था, जिसमें ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था। हमने ग्लूकोज के हवाले से बात की थी। ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन हैं, तो 4 कायरल कार्बन की बुनियाद पर इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर कायरलिटी मौजूद है, तो ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भी होगा। इसी तरह फ्रुक्टोज है, वो भी ऑप्टिकल एक्टिव है, उसमें भी कायरल कार्बन मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि कायरलिटी के लिए जो शर्त है वो कायरल कार्बन का होना है। ठीक है जी। अब ये कायरलिटी अगर मौजूद है तो उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी पोलैरीमीटर से देखी जाती है। ठीक है जी। अब पोलैरीमीटर का थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा लेते हैं हम आपको कि जब भी हमें किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करनी होती है तो उसको हम सैम्पल ट्यूब के अंदर उसका सलूशन बना के रख लेते हैं। सैम्पल ट्यूब की लेंथ नॉर्मली हम 10 सेंटीमीटर जो इस्तेमाल करते हैं, इससे कम भी हो सकती है।
लेकिन हम आमतौर पर 10 सेंटीमीटर वाली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसका सोल्यूशन बना के, डिल्यूट सोल्यूशन बना के इस्तेमाल किया जाता है। 1%, 2%, 3% इस तरह सोल्यूशन बनाए जाते हैं। फिर इस पोलैरीमीटर के सामने एक लाइट लगी होती है, इस लाइट में से जो वेव्स निकलती हैं उसको हम कहते हैं, ये हर प्लेन्स के अंदर मूव कर सकती हैं, तो इनको प्लेन पोलराइज लाइट नहीं कहेंगे। फिर हम इसको पोलराइज़र से गुजारते हैं, पोलराइज़र से गुजारने के बाद ये लाइट सिर्फ एक प्लेन में ट्रैवल कर सकती है, तो अब इस लाइट को कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब सोल्यूशन से गुजर रही होती है तो एक ख़ास एंगल पे मुड़ना शुरू हो जाती है, रोटेट होना शुरू हो जाती है। अब ये रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर आप इस पोलैरीमीटर के दूसरी तरफ बैठे होंगे तो आपको इस तरफ वाली रोटेशन, जिस तरफ पॉजिटिव लगा हुआ है, ये क्लॉकवाइज लगेगी, और ये नेगेटिव जिस तरफ लगा हुआ है ये आपको एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। तो इसका मतलब ये कंपाउंड के अंदर से जब ये प्लेन पोलराइज लाइट गुजरती है तो ये रोटेट होना शुरू हो जाती है। ये रोटेशन आइदर क्लॉकवाइज भी हो सकती है, या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। जिस कंपाउंड के अंदर ये सलाहियत हो कि वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा सकता है तो वही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। अगर प्लेन पोलराइज लाइट इसके अंदर से गुजर जाए लेकिन वो रोटेट ना हो, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, तो हम ऐसे कंपाउंड कहेंगे इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो हम इसे कहेंगे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कंपाउंड का नाम रखेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो हम उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी। तो इनके लिए साइन भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे, अगर वो लीवो रोटेटरी है तो हम उसके लिए नेगेटिव साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हम पोलैरीमीटर से स्पेसिफिकली एंगल मालूम करते हैं, ठीक है, रोटेशन मालूम करते हैं, और एंगल जो हम मालूम करते हैं वो इस जगह से हम इसको एंगुलर रोटेशन कह रहे होते हैं। एंगुलर रोटेशन से हम स्पेसिफिक रोटेशन निकाल लेते हैं। एंगुलर रोटेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है जी ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड पे। डेफिनेटली एंगुलर रोटेशन उसी का होगा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जिस कंपाउंड्स के अंदर होगी, और ऑप्टिकल एक्टिविटी उसी कंपाउंड में होगी जिसमें कायरलिटी होगी। दूसरी बात यह है कि जो सैम्पल ट्यूब यहाँ पे रखी जाती है उसकी सैम्पल ट्यूब की लेंथ कितनी है, लेंथ कम या ज़्यादा होने से ऑप्टिक एंगुलर रोटेशन चेंज हो सकती है। और इसी तरह कंसंट्रेशन जो बना के रखी है हमने सैंपल का, वो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है। देखें ये आपको सैंपल ट्यूब भी साथ पड़ी हुई, छोटी सैंपल ट्यूब भी हैं, बड़ी भी हैं। सैंपल ट्यूब की लेंथ चेंज होने से उनके अंदर जो है एंगुलर रोटेशन चेंज होगा। एंगुलर रोटेशन चेंज होगा तो स्पेसिफिक रोटेशन पे भी तब्दीली आएगी। अच्छा जी, एंगुलर रोटेशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बाद इसी एंगुलर रोटेशन से हम स्पेसिफिक रोटेशन निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला होता है, स्पेसिफिक रोटेशन इसको भी अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है और बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑब्जर्व। अल्फ़ा ऑब्जर्व का मतलब एंगुलर रोटेशन डिवाइडेड बाय सी में मीन कंसंट्रेशन, मल्टीप्लाई बाय एल मीन पाथ लेंथ, यानी कितने सेंटीमीटर वाली ट्यूब आपने इस्तेमाल की है तो उसकी पाथ लेंथ कितनी है। इसके बाद जब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके जो वैल्यूज़ आएगी उसको कहेंगे हम दैट इज़ द स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो डिपेंड करेगी पाथ लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, इसका मतलब देखें कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है, एंगुलर रोटेशन पे भी डिपेंड करेगी। फिर इसके बाद जो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट सोर्स, उसकी वेव लेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगी, और जो टेम्परेचर कितना है उस पर भी डिपेंड करती है स्पेसिफिक रोटेशन। काफ़ी फैक्टर हैं जिन पे स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड कर रही होती है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर के बारे में। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर के बारे में वही सारे का सारा प्रिंसिपल है जो जर्नल है कि अगर हम शुगर का सोल्यूशन, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया या सक्रोज हो गया, जब सैंपल ट्यूब के अंदर उसका सोल्यूशन 1% या 2% बना के रखते हैं तो हमारे पास भी एंगुलर रोटेशन की कुछ वैल्यूज़ आ रही होती हैं। वो वैल्यूज़ जो हैं वो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती हैं या फिर लीवो रोटेटरी होती हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे डी छोटी ब्रैकेट में प्लस लिख दें। इसका मतलब ये है कि जो डी कॉन्फ़िगरेशन वाला कार्बोहाइड्रेट है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसी तरह अगर डी छोटी ब्रैकेट में नेगेटिव का साइन है तो इसका मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ये लीवो रोटेटरी है। डी के बारे में, डी एल कन्वेंशन के बारे में हमने बता दिया था। तो एल पॉजिटिव, एल नेगेटिव। एल पॉजिटिव का मतलब है
कि एल कॉन्फ़िगरेशन वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो लीवो रोटेटरी हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले, अब बारी बारी ऑप्टिकल एक्टिविटी के हवाले से बात करें ग्लूकोज की, फिर हम फ्रुक्टोज की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं जी। डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं? बेसिकली क्योंकि मोस्टली जो ग्लूकोज नेचर में पाया जाता है वो डी ग्लूकोज होता है, और डी ग्लूकोज भी होता है, और दूसरा इसमें ये बात भी होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है, इसी वजह से इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज इज मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड एज मोनोसेक्राइड्स। ये एल्डोज होता है, हेक्सोज होता है। एल्डोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, हेक्सोज 6 कार्बन है, और ये रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में हम पार्ट नंबर 3 में इसका तज़किरा करेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज बिकॉज इट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है जी, ये प्लेन पोलराइज लाइट को, इसका मतलब है क्लॉक वाइज रोटेट करवाएगा, तो इस वजह से हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। अच्छा जी, ग्लूकोज के बारे में हम सारे ही जानते हैं, हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है, हमारे लिए फ्यूल का काम कर रहा होता है, और हमारे ब्लड में 65 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ब्लड के अंदर इसकी कंसनट्रेशन मौजूद होती है। अच्छा जी, जब इससे ज़्यादा हो तो फिर हम इसको डायबिटीज़ के साइन समझ लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर, कि ग्लूकोज के अंदर जो है आमतौर पे एक फिनामिना पाया जाता है म्यूटा रोटेशन का। ये म्यूटा रोटेशन क्या बला होती है? ये लास्ट लेक्चर में भी हमने तज़किरा किया था कि जब हम ग्लूकोज को वाटर के अंदर इसका डिल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसकी जो स्टेबल फार्म है वो साइक्लिक फार्म होती हैं, और दो साइक्लिक फार्म इसकी दो हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और साइक्लिक फार्म में ही सबसे ज़्यादा ये स्टेबल रहता है। जब हम इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे 36% होता है, और बीटा डी ग्लूकोज जो है ये 64% होता है। और अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है पहले ओपन होता है, फिर ये बीटा डी ग्लूकोज में जाता है इक्विलिब्रियम पे, और बीटा डी ग्लूकोज को जब अल्फ़ा डी में जाना होता है तो ये पहले फिर ओपन होगा और फिर ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज में जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्वा सॉल्यूशन में इसकी 3 फार्म्स एग्जिस्ट करती हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और ओपन चेन डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा बीटा डी ग्लूकोज 64%, फिर अल्फ़ा डी ग्लूकोज 36%, और ट्रेसेस में ओपन चेन स्ट्रक्चर इसकी मौजूद होती है। अच्छा जी, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर नोन एज एनोमर्स ऑफ ईच अदर। इन दोनों को आपस में एक दूसरे का एनोमर्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एनोमेरिक कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, और ये एनोमर जो हैं दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव हैं। अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है प्योर फॉर्म में अपनी एक ऑप्टिकल एक्टिविटी रखता है, बीटा डी ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी की अपनी वैल्यूज़ हैं, और ओपन चेन की अपनी वैल्यूज़ हैं। अच्छा जी, चलें जी देख लेते हैं इसके हवाले से कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है अगर हम इसका प्योर सॉल्यूशन बनाएं और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आती है इसकी +112 डिग्री। हम इसको ऑप्टिकल जो रोटेशन है डिग्री में साइन करते हैं, डिग्री के एंगल ही होते हैं ये वाले। अच्छा जी, बीटा डी ग्लूकोज प्योर हालत के अंदर जो है अपनी जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू देता है +18.7। अल्फ़ा डी ग्लूकोज की अपनी अलग वैल्यू होती है, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज की अपनी अलग वैल्यू होती है प्योर हालत के अंदर। लेकिन अगर हम लैब में इसकी वैल्यूज़ लें तो +112 आती है शुरू में स्टार्ट में, और इसके बाद ये वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। नेचर में पाया जाने वाला जो ग्लूकोज है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है मोस्टली, जो प्योर हालत में मिलेगा आपको। ठीक है जी, अल्फ़ा डी ग्लूकोज की वैल्यू आपके पास 1% सोल्यूशन के साथ या 110 आ रही होती है, 111 आ रही होती है, इस तरह 112 के बिल्कुल पास आएगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो ये वैल्यू कम क्यों होती है? ये म्यूटा रोटेशन का साइन होता है। तो हम म्यूटा रोटेशन को कैसे कन्फर्म कर सकते हैं कि अगर हम 100% प्योर अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो उसकी वैल्यू जो है 112 होती है, लेकिन कुछ घंटों के बाद दोबारा अगर वैल्यू नोट करें तो वो वैल्यू +52 आपको मिलेगी।
+112 नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर बीटा डी ग्लूकोज की वैल्यू आप प्योर हालत में फ्रेश सोल्यूशन की ले रहे हैं तो +18.7 वैल्यू आती है, और फिर कुछ घंटों के बाद इसकी वैल्यू भी +52 हो जाती है। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज पर जब अल्फा डी ग्लूकोज भी मौजूद होता है, बीटा डी ग्लूकोज भी मौजूद होता है 64% और अल्फा डी 36%, तो दोनों की कंबाइन वैल्यू +52.5 आती है। तो +52.5 वैल्यू का आना ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर म्यूटारोटेशन होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, म्यूटारोटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ग्लूकोज, अब फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ लें। फ्रुक्टोज को लिवोलोज भी कहते हैं, जैसे ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज कहते हैं, लिवोलोज। लिवोलोज का ये लिवो रोटेटरी है, इसकी वैल्यू आमतौर पे स्पेसिफिक रोटेशन की -92 आती है। डी का मतलब है इसमें डी सोडियम, ये डी जो है ये सोडियम डी लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 20 का मतलब है 20 सेल्सियस टेम्परेचर पे ये वैल्यू है। टेम्परेचर चेंज करें वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क आता है। माइनस का साइन शो करता है, ये लीवो रोटेटरी है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी वजह से ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहा जाता है और फ्रुक्टोज को लिवोलोज कहा जाता है। और इसके बाद फ्रुक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो फ्रुक्टोज जो है वो 2 स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। 5 मेंबर स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। कमर्शियल और नेचुरल फ्री जो फ्रुक्टोज है मोस्टली 6 मेंबर साइक्लिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी पायरानोज रिंग में एग्जिस्ट करेगा। जब इसको हम शुगर के अंदर देखें, शुगर्स का मतलब डाइसक्राइड्स है शुगर, तो उसके अंदर और इनोलिन के अंदर जो पॉलीसक्राइड्स है, इसके अंदर फ्रुक्टोज जो है इसी फॉर्म में होता है 5 मेंबर रिंग यानी फ्यूरानोज फॉर्म के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर 6 मेंबर भी होती है, 5 मेंबर रिंग भी होती है। वो कैसे बनती है? वो बेसिकली होता ऐसे है कि अगर ये वाला 5th कार्बन पे लगा हुआ जो OH है अटैक कर ले इस फ्रुक्टोज के कार्बोनिल कार्बन पे, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर बनेगा आपके पास 5 मेंबर रिंग। ठीक है जी। यही वाला OH जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको अगर साइक्लिक फॉर्म में हम देखना चाह रहे हैं तो उस OH का अटैक इसी कार्बोनिल कार्बन पे करवा दें कीटोनिक फॉर्म के अंदर। लेकिन डी फ्रुक्टोज जो है कुछ देर के बाद जो है वो क्या कर जाता है, इसके अंदर टाटोमराइजेशन हो जाती है। टाटोमराइजेशन में ये होता है कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाए, या फिर समटाइम्स जैसे होता है कि ये वाला OH जो है अटैक कर दे इस कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है जी। इसमें टाटोमराइजेशन का फिनोमिना भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे टाटोमराइजेशन हो जाए, यहाँ पे इस जगह पे ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाए और ये OH में चेंज हो जाए टाटोमराइजेशन, फिर ये इस पे अटैक करे इस एल्डिहाइड कार्बन पे, तो फिर ये 6 मेंबर रिंग पायरानोज बन सकता है। ये फ्यूरानोज है और पायरानोज है। तो फ्रुक्टोज जो है 5 मेंबर यानी फ्यूरानोज रिंग में भी एग्जिस्ट करता है और ये 6 मेंबर्ड में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन फ्री स्टेट में हो तो ये 6 मेंबर्ड में, अगर किसी के साथ कंबाइन है तो फिर ये मोस्टली 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। अब इसकी मैंने चारों फॉर्म्स आपको शो करवा रहे हैं हम यहाँ पे कि फ्रुक्टोज जो है 5 मेंबर्ड में भी 2 फॉर्म्स होंगी, बीटा डी फ्रुक्टोज और अल्फा डी फ्रुक्टोज। इसी तरह 6 मेंबर्ड में है तो इसमें भी 2 ही फॉर्म्स होंगी, अल्फा डी फ्रुक्टोज या बीटा डी फ्रुक्टोज। अब बीटा डी फ्रुक्टोज भी कहते हैं पायरानोज। पायरानोज 6 मेंबर्ड के लिए है, फ्यूरानोज 5 मेंबर्ड के लिए स्पेशली लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब इसी के हवाले से हमने बात की कि टाटोमराइजेशन क्या होती है। टाटोमराइजेशन या एनोलाइजेशन आपने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा होगा। प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन टू एन अदर कार्बन टू प्रोड्यूस डोल्स इन एनी डायोल्स इज नोन एज टाटोमराइजेशन। टाटोमराइजेशन के बारे में हम आमतौर पर यही समझते हैं कि मालिक्यूल के अंदर ही प्रोटॉन जो है या हाइड्रोजन एक जगह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए तो उसको हम टाटोमराइजेशन का कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, टाटोमराइजेशन में एक टाटोमराइजेशन के कई टाइप्स हैं, जिसमें एक है कीटो इनोल टाटोमराइजेशन। तो डेफिनेटली जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज के अंदर है, वो टाटोमराइजेशन की जो टाइप पाई जाएगी उसको हम
कहेंगे कीटो इनोलाइजेशन या कीटो इनोल टाटोमेरिज्म की भी कहा जाता है। व्हेन ग्लूकोज इज केप्ट इन अल्कलाइन सोल्यूशन फॉर सेवरल आवर्स, जब ग्लूकोज को काफ़ी घंटों के लिए अल्कलाइन सोल्यूशन में रख दिया जाता है, उसके अंदर आइसोमराइजेशन हो जाती है टू फॉर्म डी फ्रुक्टोज एंड डी मैनोज। इसमें यानी ग्लूकोज भी अल्कलाइन सोल्यूशन में कुछ वक्त के बाद डी फ्रुक्टोज और डी मैनोज के अंदर चेंज हो जाता है। डी फ्रुक्टोज ज़्यादा अमाउंट में होता है, डी मैनोज कम अमाउंट में होता है। अच्छा जी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आइसोमराइजेशन जो होती है, वो किस वजह से होती है? ये होती है डेफिनेटली टाटोमराइजेशन की वजह से। वो कैसे होती है? जैसे डी ग्लूकोज के अंदर ये वाला हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाए एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन के ऊपर, और वो चेंज हो जाए किसके अंदर? OH के अंदर। ठीक है जी, OH के अंदर चेंज होने के बाद ये हो सकता है ये चेंज हो जाए कीटो ग्रुप के अंदर। अगर ये कीटो ग्रुप में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली इसको हम डी फ्रुक्टोज कहेंगे। अच्छा जी, अगर ये एल्डिहाइड कार्बन के अंदर ही रहे और ये OH अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर ले तो ये डी मैनोज में चला जाएगा। डेफिनेटली ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ये टाटोमराइज हो गया है। लेकिन टाटोमराइज के अंदर कौन सी टाइप है? क्योंकि ये वाला कीटोन जो है, ये वाला एल्डिहाइड जो है वो OH में चेंज हो गया है, और ये वाला OH जो है कीटोन में चेंज हो गया, तो इसको हम कहते हैं कीटो इनोल टाटोमराइजेशन। डी ग्लूकोज पहले इन डाईओल के अंदर जाएगा, इन डाईओल जो है फर्दर फिर या तो डी फ्रुक्टोज में जा सकता है या डी मैनोज में जा सकता है। तो एक एक्सपेरिमेंट के बाद अगर 21 दिन तक ग्लूकोज का सोल्यूशन पड़ा रहे, अल्कलाइन सोल्यूशन, तो 66% ग्लूकोज होता है उसमें इक्विलिब्रियम के अंदर, और 29% जो है ये फ्रुक्टोज होता है, और तकरीबन 1% जो है इसमें डी मैनोज पाया जाता है। उम्मीद है आपको ये टाटोमराइजेशन वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।